ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं तब फिर उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो अलग अलग केसेस देखा था कि नो सोल्यूशन आ सकता है, यूनिक सोल्यूशन आ सकता है ना, या फिर इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन आ सकता है। ये सब हम लोगों ने अलग अलग केस देखा था। तो आज हम लोग और एक मेथड देखेंगे जिसको कि क्रेमर्स रूल कहते हैं। ठीक है। तो क्रेमर्स रूल जो है कुछ नया नहीं है, मतलब जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वही सेम ही चीज़ है। बस इसको जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं कहीं पर यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो ये मेथड मतलब जब कॉलेज में जाओगे फिर लीनियर अलजेब्रा अगर लाइफ में कहीं पर जाके रियल में अगर अप्लाई करते हो, ठीक है, तब ये वाला चीज़ यूज़ नहीं होता है उतना, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये यूज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है। तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस जो हम लोग को आता है उसी में थोड़ा सा समझना है। तो मान लो मेरे पास इस टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, कि a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1, फिर यहाँ पर a21 इस तरीके से। ठीक है। तो मतलब कि ये कोएफिशिएंट्स का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा मेरा, कि मैट्रिक्स ए जो है वो a11 a12 फिर a13 फिर यहाँ पर a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b1 b2 b3। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है काफ़ी बार कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो ए जो है ये हमारा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया, एक्स जो है वो इस टाइप से एक्स वाई जेड होगा, और बी जो है वो ये b1 b2 b3 है। ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को x के लिए सॉल्व करना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b, और a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है उसके जगह पर यहाँ पर कोफैक्टर्स को लिख दो, है ना, C11 C12 C13 C21, C मतलब कि कोफैक्टर। ठीक है, C22 C23 C31 323 ठीक है। और फिर ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है। तो ये C11 C12 C13 फिर C21 C22 C23 है ना, ये सब आई होप अभी तक आप लोग को आता होगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग का ये बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है ये, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय बी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला हमारा वेक्टर सोच सकते हो, है ना, रो वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब C11 B1 प्लस C21 B2 प्लस C31 B3, है ना, ये पहला मेरा टर्म आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो C12 B1 प्लस C22 B2 प्लस C32 B3। ठीक है। फिर तीसरा क्या आएगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये वाला चीज़ जो आया है मेरा, ठीक है, तो इसके बारे में अगर सोचेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसका कोफैक्टर है C11, है ना। फिर उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है 21 उसका कोफैक्टर है C21। ठीक है। और फिर ये वाला जो है उसका C31। तो अगर हम लोग यहाँ पर B1 B2 B3 के जगह पर अगर A11 A21 A31 रहता, तब तो फिर वो क्या हो जाता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता, है ना, कि हम लोग A11 टाइम्स C11 प्लस A21 टाइम्स C21 प्लस A31 टाइम्स C31 करते हैं। लेकिन डिफरेंस बस क्या है कि A11 के जगह पर B1 है। ठीक है। तो A11 की जगह पर B1 है, A21 की जगह पर B2 है, ठीक है, A31 की जगह पर B3 है। ठीक है। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये बस यही लिखा हुआ है कि ये जो हम लोग मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसमें बस ये वाला जो पहला जो कॉलम है उसको, उस कॉलम को हम लोग ने ये B1 B2 B3 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो इसको, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दूसरा चीज़ आया है ये क्या है, B1 C12 प्लस B2 C22 प्लस B3 C32। तो ये क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पर A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 होता तब फिर वो क्या हो जाता, इसका डिटर्मिनेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर बस क्या हो रहा है कि A12 की जगह पर B1 है, तो A12 की जगह पर B1 है, A22 की जगह पर B2 है, तो यहाँ पर B2 है, A32 की जगह पर यहाँ पर
B3 है तो यहाँ पर B3 है। तो ये वाला चीज़ जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बस इसी का डिटर्मिनेंट है, बस ये जो सेकंड कॉलम है उसके जगह पर B1 B2 B3 है, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई हो गया। फिर तीसरे वाले में क्या है कि यहाँ पर अगर A13 रहता है ना, यहाँ पर अगर A23 अगर A33 रहता तब फिर वो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर B1 है इसके जगह पर, ठीक है। इसके जगह पर यहाँ पर B2 है, यहाँ पर B3 है, तो बस ये डेल्टा जेड के लिए हम लोगों ने ये वाला कॉलम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 ये डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा लिख दिया, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ a था, ठीक है। तो दिस टाइम्स फिर ये जो पहला वाला यहाँ पर आया था वो क्या है, ये डेल्टा x है ना, तो यहाँ पर डेल्टा x लिख दिया। फिर ये जो दूसरा वाला है वो डेल्टा y आया था और तीसरा वाला जो है वो डेल्टा z आया था। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया कि x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, है ना। फिर y इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा, फिर z इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा। तो ये एक्स वाई जेड निकालने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये तरीका क्या था कि जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसका कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओ, है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो आपका डेल्टा हो गया, ठीक है। और फिर जो आपका अगर आपको x निकालना है तब फिर आप डेल्टा x निकालो पहले, और डेल्टा x क्या होगा कि जो पहला कॉलम है उसको आप रिप्लेस कर दो ये जो कांस्टेंट वाला है ना, B1 B2 B3 इससे, ठीक है। अगर डेल्टा y निकालना है तब फिर ये जो दूसरा कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो B1 B2 B3 से। फिर डेल्टा z निकालना है तो उसको रिप्लेस कर दो, तीसरे वाले को रिप्लेस कर दो B1 B2 B3 से। और क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हम लोगों ने लॉजिकली इसको समझा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है इसको क्रेमर्स रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं था, ये बस वही एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो था उसी को हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा आ जाएगा कि सारे कोएफिशिएंट्स को लेके फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लो। अब अगर आपको डेल्टा x निकालना है, मतलब x निकालना है, तो वो क्या होगा डेल्टा x बाई डेल्टा। अब डेल्टा x क्या है कि ये जो पहला वाला कॉलम है उसको आप रिप्लेस कर दो B1 B2 B3 से, बाकी सबको सेम रहने, तो वो डेल्टा x हो गया। फिर डेल्टा y के लिए क्या करना है कि सबको सेम रहने दो, ये जो बीच वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो B1 B2 B3 से। फिर डेल्टा z के लिए ये जो तीसरा वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो B1 B2 B3 से, ठीक है। तो यहाँ से x y z आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी केस में क्या होगा कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, है ना। और ये हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है नॉन जीरो है तब फिर यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर डेल्टा ज़ीरो हो जाता है तब फिर डिपेंड करेगा कि ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या है। तो अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है ना, कोई भी एक ऐसा रहता है कि जो नॉन जीरो आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि नॉन जीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तब फिर उस केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। और अगर ये तीनों ज़ीरो हो जाता है, डेल्टा एक्स भी ज़ीरो डेल्टा वाई भी ज़ीरो डेल्टा जेड भी ज़ीरो और फिर डेल्टा भी ज़ीरो है, तो उस केस में जो है हम लोग कुछ कह नहीं सकते। मतलब उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि नो सोल्यूशन आए, इनकन्सिस्टेंट आए, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आए, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही दिक्कत है कि अगर ये ज़ीरो ज़ीरो ये वाला केस आ गया तब फिर कुछ कह नहीं सकते, है ना। तब फिर तो सबसे अच्छा मेरे को मेथड वही लगता है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एलिमिनेशन मेथड, है ना, कि ऑगमेंट मैट्रिक्स कर दो, है ना, इस कोएफिशिएंट और B1 B2 B3 ये सबको जोड़ के फिर उसके बाद आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ और फिर वहाँ पर देखो कि अगर कुछ जीरो इक्वल टू टू टाइप का आ जाए तो फिर वो इनकन्सिस्टेंट हो गया, अगर जीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, और फिर अगर यूनिक सोल्यूशन आ गया तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेथड अच्छा है, और ये मेथड भी ये सब के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तब यूनिक है। अगर डेल्टा ज़ीरो आ जाता है और फिर कोई एक जो है वो नॉन जीरो आ जाता है तो फिर वो इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। और फिर ये ज़ीरो आ जाता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल यही है। इसको और थोड़ा अगर लॉजिकली समझना चाहो तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोगों ने ये भी समझा था कि इसको अगर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देखोगे तो एक वेक्टर ये हो गया, है ना, A11 A21 A31, ठीक है। दूसरा वेक्टर ये हो गया A12 A22 A32, तीसरा ये हो गया। तीनों को कंबाइन लीनियरली कंबाइन करके हम लोग ये चौथा वेक्टर निकाल रहे हैं B1 B2 B3, ठीक है। तो डेल्टा अगर ज़ीरो नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर नहीं है, है ना। कोप्लेनर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि
पहला कॉलम में जो भी पहला वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स लिखो, फिर दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का। तो अगर ये नॉन जीरो आता है, अगर ये नॉन जीरो आता है, तब फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ना। तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तब तो फिर हम लोग चौथा वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना, इसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन लेके। ठीक है, तो ये वो कह रहा है। लेकिन अगर डेल्टा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर है। ठीक है, अब डेल्टा एक्स ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि ये बी वेक्टर और फिर ये तीनों वेक्टर जो हैं ये कोप्लेनर है। ठीक है, अगर डेल्टा वाई ज़ीरो होता है तब फिर ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर, अगर डेल्टा जेड ज़ीरो तब फिर ये तीनों कोप्लेनर है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर डेल्टा एक्स भी ज़ीरो है, डेल्टा, लेकिन अगर कोई मान लो कि नॉन ज़ीरो आ गया, है ना, तो अगर डेल्टा ज़ीरो है तब तो फिर ये तीनों जो है एक ही प्लेन में है। ठीक है, और अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है यहाँ पर, तब फिर वो क्या हो जाएगा कि वो B1 B2 B3 जो है वो एक प्लेन में नहीं है ना, दीज आर नॉट को प्लेनर, वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों को प्लेनर है तब फिर अगर ये जो है उसी के उसके प्लेन में नहीं है तब फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और अगर फिर ये भी ज़ीरो आ जाता है ना, तीनों अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि ये सारे कोप्लेनर है। ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, उस केस में भी लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर के टर्म्स में जो है सोचने का ये तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जो एक्सप्लेन किया वो ज़्यादा समझ में नहीं भी आया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ही बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, है ना, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हम लोगों ने बहुत लॉजिकली पढ़ा है सारा चीज़ को, तो इसको भी लॉजिकली समझो, है ना, और ज़्यादा कुछ दिक्कत था नहीं इसमें। और ये सब का हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम लोग जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब फिर हम लोग ये सारा चीज़ सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिराइव किया था, है ना, मैट्रिक्स से, मतलब जो हमारा x जो होता था कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, है ना। तो इस केस में क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब तो फिर यूनिक सोल्यूशन है ना, और फिर अगर डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो हो जाता है और फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो डिवाइड बाई ज़ीरो, तो वो नो सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट आ जाता है। लेकिन अगर ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है तब फिर या तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं। अगर मतलब इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स क्या हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, है ना, फिर y जो है वो डेल्टा y बाई डेल्टा, फिर z जो है डेल्टा z बाई डेल्टा, है ना। ये हम लोगों ने आज बोला। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तब तो फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डेल्टा ज़ीरो होता है और फिर इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा में कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नो सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट हो गया। और अगर तीनों जीरो है तब फिर हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है दोनों। अब मैं ये एक चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल, इसको सोचो। ठीक है, इसको अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे मज़े के लिए देख लो। और ये दिखाने का मतलब बस ये है कि लीनियर अलजेब्रा में अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ा आप लोगों ने, तो ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब कि लीनियर अलजेब्रा में अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने को। ठीक है, लेकिन वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब उस टाइम पर पढ़ोगे। तो एक हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 3x3, और ये ऑप्शनल, अब यहाँ से मैं जो भी बोल रहा हूँ ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपको सुनने का मन है तो सुनो, नहीं सुनने का मन है मत सुनो। तो ये 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मेरे को इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, फिर एडजॉइंट निकालो और फिर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो। ठीक है, तो वो एक तरीका हो गया, वैसे आप निकाल के देख सकते हो। दूसरा एक तरीका क्या है कि जो हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते आ रहे हैं कि मतलब ये वाला मैट्रिक्स लिखो और साथ में आप किसको जोड़ दो, एक यूनिट मैट्रिक्स को जोड़ दो। तो जैसे ये 3x3 है तो फिर यहाँ पर हम लोग 3x3 का एक यूनिट मैट्रिक्स जोड़ दिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसको हम लोग जो भी ऑपरेशंस होता है, ठीक है, रो कॉलम के ऑपरेशंस, वो लगा के हम लोग ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग एक यूनिट मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, और फिर साइमल्टेनियसली इधर हम लोग देखते रहेंगे कि मैट्रिक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो लास्ट में अगर ये वाला पार्ट जो है वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है
तब फिर इधर वाला पार्ट जो भी बन जाएगा वो आपका ए इन्वर्स बन जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में बस ऐसे सोच सकते हो कि जो भी मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो वो एक मैट्रिक्स ऑपरेशन की तरह सोच सकते हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स कभी भी अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स बना है तो वो यूनिट मैट्रिक्स से कुछ कुछ ऑपरेशन लगा के बनाया गया है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन को हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो और डिटेल में मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, मज़ेदार है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, अगर मेरे को इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मतलब यहाँ पर मैं ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रो टू माइनस टू टाइम्स रो वन, है ना। तो ये टू माइनस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, वन माइनस टू माइनस वन, फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइमल्टेनियसली यहाँ पर मेरे को देखना है कि ज़ीरो माइनस टू माइनस टू, ठीक है, वन माइनस, तो ज़ीरो है, वन ही रहेगा, तो फिर ये यहाँ पर ज़ीरो। ठीक है, फिर यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो रो थ्री प्लस रो वन, तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर। ठीक है, फिर यहाँ पर ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन। ये सब समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो को अब देखना छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है ये। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है ना। तब मैं क्या करूँगा कि ये रो माइनस थ्री टाइम्स ये रो, नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये जो ज़ीरो बना था वो माइनस ये हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यूज़ करके मैं इसको ज़ीरो बनाऊँगा, मतलब रो थ्री प्लस टू टाइम्स रो टू, सॉरी थ्री टाइम्स रो टू, है ना। तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, फिर फोर माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, तो माइनस इलेवन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये करके देख सकते हो सब कुछ। तो यहाँ पर करोगे तो वन माइनस सिक्स माइनस फाइव आएगा, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री हो जाएगा, फिर वन का वन ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये सारा ज़ीरो ये सब हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है ना। तब फिर मैं क्या करूँगा, रो वन को रो वन प्लस रो टू। ठीक है, तो यहाँ पर वन माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, फिर वन प्लस ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस फाइव माइनस फोर। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है कि मेरे को यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वन होना चाहिए, यहाँ पर वन होना चाहिए, यहाँ पर वन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि रो टू को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये माइनस वन का वन हो जाएगा, माइनस फाइव का ये फाइव। ठीक है, ये माइनस इलेवन है, इसको मेरे को वन बनाना है तो माइनस इलेवन से मतलब माइनस वन बाई इलेवन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये तीसरे वाले को, तो फाइव बाई इलेवन हो जाएगा, माइनस थ्री बाई इलेवन, माइनस वन बाई इलेवन, फिर ज़ीरो ज़ीरो, फिर ये वन। ठीक है, अब मेरे को बस क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो लाना है, यहाँ पर ज़ीरो लाना है ना। तो फिर मैं रो वन को रो वन प्लस फोर टाइम्स रो थ्री कर दूँगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और फिर रो टू को मैं रो टू माइनस फाइव टाइम्स रो थ्री कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो है आप लोग वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि रो वन को रो वन प्लस फोर टाइम दिस। ठीक है, तो माइनस वन प्लस 20/11। ठीक है, तो वो माइनस वन प्लस 20/11 मतलब 9/11। ठीक है, तो उसी टाइप से जो है बाकी सारा ये सब कर सकते हो। तो लास्ट में जो है मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आपका ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/11 कॉमन लेके देख सकते हो, तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बस एक ऑप्शनल ये दिखा दिया मैंने कि इस हिसाब से भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है ये ऑपरेशन हो रहा है, तो ये सारा ऑपरेशन को जो है हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल है, ये वाला समझ में नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। और ये दिखाने का मतलब यही था कि लीनियर अलजेब्रा में अभी बहुत कुछ है जो कि आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ोगे। ठीक है, अब बस एक छोटा सा चीज़ रह गया है, वो क्या रह गया है कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी केस डिस्कस किया तो वो नॉन होमोजीनियस के लिए था। उसका मतलब क्या है कि ये B1 B2 B3 जो है ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो है। ठीक है, अगर ये तीनों ज़ीरो 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 हो जाता है तब तो फिर XYZ को अगर मैं ज़ीरो डालूँगा तो वो
सोल्यूशन तो होगा ही, है ना। तो अगर ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तब तो फिर कंसिस्टेंट होगा ही, मतलब ओरिजिन से पास करेगा ही। ठीक है, तो उस केस में फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या बस ओरिजिन एक सोल्यूशन है या फिर ओरिजिन से ज़्यादा भी और इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस जो है वो एक पार्ट बच गया है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे।